हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय डेविल हस्बैंड के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और वांग जी, यांग यांग और हुआलिन, इन तीनों की यानी कि इन चारों की शादी होने वाली थी। चारों काफ़ी खुश थे। यांग यांग अपनी खुशी ज़्यादा दिखाती नहीं है, लेकिन हाँ, वो खुश थी। वांग जी, विंग और हुआलिन, इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ये तो हर जगह खुशी से उछल उछल के अपनी शादी का ढिंडोरा पीट रहे थे। वहीं यांग यांग के जितने भी दोस्त थे, सारे उसकी शादी में लगे हुए थे। कोई किधर जा रहा था, कोई किधर जा रहा था। उसका घर जैसे कि एक दिन में ही पूरी सब्जी मंडी बन चुका था। हर वक्त हर जगह से सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अभी शाम के 4 बज रहे थे और उनका पूरा घर डेकोरेट हो चुका था। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। पूरे घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ का माहौल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। यांग यांग जो कि अपने रूम में थी और तैयार हो रही थी। क्योंकि उसकी शादी अभी 1 घंटे में होने वाली थी। वो अपने कपड़ों को ठीक करती है। यांग यांग जो कि अपने कपड़े ठीक कर रही थी, शिलियन उसे देखते हुए कहता है, वैसे तुम्हारी शादी है तो तुम्हें गाउन पहनना चाहिए। तुम एक लड़की हो। जिस पर वहाँ पर जो कि शेनचेंचू था वो खड़ा होता है और वहाँ पर जाओशू यानी कि जाओशू भी था, जो कि यांग यांग को देखते हुए कहता है, अरे नहीं, वैसे भी ये ग्रूम की जगह खड़ी होगी, इसलिए इसे यही ड्रेस पहननी चाहिए। वहीं वो तीनों के तीनों ड्रेस पर फाइट कर रहे थे कि यांग यांग को क्या पहनना चाहिए, उसे गाउन पहनना चाहिए या फिर सूट पहनना चाहिए। वहीं यांग यांग उन लोगों को आराम से खड़ा होकर देख रही थी और वो उन दोनों को देखकर, उन तीनों को देखते हुए कहती है, जब तुम लोगों की बहस ख़त्म हो जाए ना, मुझे बता देना, मैं तैयार होने के लिए आ जाऊंगी। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर जाओशू यांग यांग का हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बैठाता है और कहता है, हिलना भी मत यहाँ से, पता है मुझे, यहाँ से जाओगी फिर कहीं गुम हो जाओगी और तुम्हें हम ढूंढते रह जाएंगे। जो बोलकर वो उसके लिए ड्रेस चूज़ करने लगते हैं। तभी वहाँ पर शिलियन जो कि खड़ा था वो कहता है, मैं हुआचिंग से पूछता हूँ आखिर हुआलिन क्या पहनने वाली है। वो जो पहनेगी ये उसका अपोजिट पहनेगी। जो सुनकर जाओशू कहता है, हाँ बिल्कुल, ये सबसे अच्छा आइडिया है। जिस पर वो तीनों ही हाँ में सर हिलाते हैं। वहीं यांग यांग वहाँ बैठकर आराम से उन तीनों को देख रही थी। नहीं, बुरी तरीके से घूर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर सुबह उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी थी और अभी शाम को वो शादी कर रही है। वो इतनी जल्दी बैचलर से मैरिड पर्सन बनने वाली है। उसे सच में अपनी इतनी जल्दी लाइफ चेंज होने की तो उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। यांग यांग वहाँ बैठकर उन तीनों इंसानों को देखती हैं। जो इंसान कम और पागल खाने से भागे हुए पागल ज़्यादा लग रहे थे। आज उसे अपने सारे दोस्तों में से लग रहा था पागल बनने का वायरस उन सब में इंजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो सारे के सारे हरकतें ही इतनी अजीब कर रहे थे। इतनी जल्दी शादी की कौन करता है। यांग वहाँ पर बैठकर उन्हें देख रही थी। शिलियन जल्दी से हुआचिंग को फ़ोन करता है। हुआचिंग उसका फ़ोन उठाकर कहता है, हेलो बेबी, हाँ बोलो क्या बात है। जिस पर शिलियन कहता है, बेबी तुम मुझे ये बताओ हुआलिन कौन सी ड्रेस पहनने वाली है। जिस पर हुआचिंग कहता है, 1 मिनट मैं भी पता करके बताता हूँ। और वो किसी से पूछता है जो कि हुआलिन को तैयार कर रही थी। वही वो लेडी कहती है, हुआलिन ने गाउन पहना है। जो सुनकर शिलियन कहता है, उसने गाउन पहना है। जिस पर जाओशू कहता है, ठीक है तो फिर ये सूट पहनेगी। जिस पर यांग कहती है, मैं सूट ही पहन रही थी। जो सुनकर वो लोग उसकी तरफ देखते हैं, फिर से उसे इग्नोर कर देते हैं। वहीं शेनचेंचू कहता है, तो चलो इसके लिए ड्रेस देखते हैं। जिस पर शिलियन कहता है, 1 मिनट। फिर वो हुआचिंग से पूछता है, वैसे उसने किस कलर की ड्रेस पहनी है। जिस पर हुआचिंग कहता है, उसने ब्लैक कलर का गाउन पहना है। जिस पर शिलियन कहता है, ठीक है ये वाइट कलर का सूट पहनेगी। जो सुनकर यांग कहते हैं, मैं वही पहन रही थी। जिस पर हुआचिंग कहता है, और कुछ बेबी। जिस पर शिलियन कहता है, बिल्कुल नहीं डार्लिंग। और ये कहकर वो फ़ोन कट कर देते हैं। वहीं
यांग यांग जो कि उन तीनों को देख रही थी, वो तीनों जल्दी से उसकी ड्रेस लेकर आते हैं और यांग यांग को ड्रेस देकर उसे धक्के मारकर बाथरूम में भेजते हैं। यांग यांग कहती है मैं चलकर जा सकती हूँ, इस तरीके से भगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर शीलन कहता है हमें आदत हो गई है, जाओ अब। यांग यांग तैयार होकर नीचे बाहर आती है, उसे देखकर वो तीनों एक साथ कहते हैं परफेक्ट, बहुत अच्छी लग रही हो। जिस पर यांग यांग कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम वाइट कलर के कपड़े पहने थे, वो तो हमेशा डार्क ब्लैक कलर के कपड़े पहनती है, लेकिन आज उसे अपने इन दोस्तों की मेहरबानी से ये कलर भी पहनने का मौका मिला। यांग अपने सूट को सही करती है, जहाँ उसकी शर्ट ब्लैक कलर की थी वहीं उसका सूट प्योर वाइट कलर का था। यांग अपने कपड़ों को ठीक करती है, उसे देखकर वॉचिंग कहते हैं, उसे देखकर सॉरी शीलन कहता है वैसे अच्छी लग रही हो। जिस पर यांग कोई जवाब नहीं देती और अपने बालों को ब्रश करने लगते हैं। ये देखकर शीलन कहता है लाओ मुझे दो। जिस पर यांग कहते हैं बिल्कुल नहीं, मुझे मेरे बाल बहुत प्यारे हैं, कहीं पता चले सारे ना निकाल दो। जो सुनकर शीलन उसे घूरते हुए कहता है मैं तुम्हारे बाल ब्रश मैं ही करूँगा, कोई नहीं करेगा। और ये बोलकर यांग के हाथ से ब्रश लेता है। यांग वहीं बैठ जाती है, वो लोग उसे तैयार करने लगते हैं। यांग बहुत ज़्यादा बुरा मुँह बना कर बैठी हुई थी, उसे देखकर जाओशू कहता है तुम्हें थोड़ी स्माइल करनी चाहिए, शादी हो रही है तुम्हारी, बर्बादी नहीं हो रही। जिस पर यांग कहते हैं शादी का दूसरा नाम ही बर्बादी है। ये सुनकर शीलन कहता है तुम्हारा शादी का कोई इरादा नहीं है ना। इस पर यांग उसकी तरफ देखती है, स्माइल करती है और ये देखकर शीलन कहता है मुझे पता ही था, ये इसका मूड कितनी जल्दी चेंज होता है ना। अभी सिर्फ दोपहर की बात है जब इसने कहा था कि मैं शादी करूँगी, और अब देखो शादी के लिए कितनी जल्दी मना किया है इसने। जिस पर यांग कहता है मैंने मना नहीं किया, मैंने बस कहा इतनी जल्दी क्या है, कौन सा मैं कहीं भाग रही हूँ। इस पर शीलन कहता है पता है तो भाग नहीं रही, लेकिन तुम्हारे दुश्मनों का कोई भरोसा नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरी सिस्टर पर कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम आए, इसलिए चुपचाप शादी करो। इस पर यांग गहरी सांस लेती है, वहीं बाकी सब उससे सिर्फ देख रहे थे। शेन चेंजू जो कि यांग को देख रहा था, वो उसके आइस पर आँखों पर हल्का सा मेकअप करते हुए कहता है वैसे एक बात बताओ। जिस पर यांग उसकी तरफ देख कर कहती है किस बारे में। इस पर शेन चेंजू थोड़ा उसे छेड़ते हुए पूछते वैसे मुझे ये जानना था कि आज रात तो तुम्हारी वेडिंग नाइट होगी, तुम में से टॉप और बॉटम कौन बनेगा। जो सुनकर यांग उसकी तरफ स्मोक करके कहती है तुम्हें क्या लगता है। वहीं ये सुनते ही शेन चेंजू कहता है हे मुझे इस तरीके से मत देखो। जो सुनकर यांग हल्का सा हंसते हुए कहती है वो तो तुम्हारे कपल को देखकर ही पता चलता है, तुम ल्यूबिंग पर कितना ही रोब जमा लो अपना, लेकिन हाँ कुछ भी कहो बॉटम तो तुम ही बनते हो। और यह सुनते ही शेन चेंजू उसे मारते हुए कहता है तुम्हें कैसे पता, क्या तुम हमारे रूम में झाँक कर देखती हो। जिस पर यांग कहते हैं देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब तुम लोगों की मैरिज हुई थी उसके नेक्स्ट डे तुम्हारी चाल मैंने खुद देखी थी, किस तरीके से चल रहे थे तुम, क्या सच में तुम्हारे साथ इतना ब्रूटल है। ये सुनते ही शेन चेंजू का फेस बिल्कुल रेड हो जाता है। वहीं बाकी सब शीलियन अपना फेस दूसरी तरफ करके अपने मन में कहता है ये बस मेरे बारे में ना बताए। वहीं यांग जैसे उसके मन की बात सुन रहे हो कहती है तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। जो सुनते ही शीलन कहता है खबरदार जो तुमने अपना मुंह खोला तो। जिस पर यांग कोई जवाब नहीं देती, उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वहीं वो सब उसको अच्छे से तैयार करते हैं। यांग जिसने ब्लैक कलर की शर्ट और वाइट कलर का सूट यानी कि उसका कोट पहना हुआ था, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, उसके लुक पे अलग ही वाइब आ रही थी। यांग अपने बालों को पीछे करती हैं क्योंकि वो हमेशा अपने बालों को बांध कर रखती थी, लेकिन आज उसके दोस्तों ने उसके बाल बिल्कुल खुले छोड़ दिए थे। ये बाल जो कि लेंथी थे, ज़्यादा नहीं, पर हाँ उसकी वेस्ट तक आते थे, वो बिल्कुल स्ट्रेट थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। यांग अच्छे से तैयार होती है, अपनी वॉच अपने हाथ में पहनती है और फिर वो जैसे ही अपने वेपन को उठाती है, जाओशू उसके हाथ से गन लेकर कहता है खबरदार जो तुम इसे लेकर गई तो शादी हो रही है तुम्हारी, कहीं किसी को मारने नहीं जाना। इस पर यांग जाओशू की तरफ देखती है, उसके हाथ से गन लेकर कहती है इसे दो, वैसे भी कोई भरोसा नहीं है,
जो सुनकर जाओशू एक नज़र उसे देखता है, लेकिन फिर वो तीनों ही अपने सर को हिला देते हैं। यांग यांग फिर अपने फ़ोन को उठाती है, सारी चीज़ें अपने पास रखती है और कहते हैं अब ठीक है। इस पर वो तीनों हमें सर हिलाते हैं और कहते हैं अब तुम बिल्कुल तैयार हो शादी के लिए। जो सुनकर यांग यांग बस अपनी आंखें घुमाती हैं और फिर वो वहीं पर आराम से बैठ जाती है, क्योंकि अभी वो नीचे नहीं जा सकते। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वाचिंग आता है। जैसे ही वो यांग यांग को देखता है, वाचिंग अपने मन में कहता है सीरियसली ये नॉर्मली इतनी अच्छी लगती है, असली ये सच में चांद चांद लगा रही है। वहीं यांग यांग वाचिंग की तरफ देखती है, स्माइल करके कहती है क्या हुआ। इस पर वाचिंग कहता है कुछ नहीं। इस पर यांग यांग कहते हैं क्या तुम इसलिए मुझे देख रहे हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ? ज़रा सोच समझ कर देखो, तुम्हारा पार्टनर भी यहीं पर है। और ये सुनते ही वाचिंग अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमाता है, जहाँ शीलियन अपने हाथों को बांध कर उसे घूर रहा था। ये देखकर वाचिंग कहता है बेबी मैं सच में इसलिए देख रहा था क्योंकि ये मेरी बहन से शादी करने वाली है। मैं देखो तो सही आखिर मेरी बहन से कौन शादी कर रहा है। इस पर यांग यांग कहते हैं कि तुमने मुझे कभी नहीं देखा अच्छे से। जो सुनकर वाचिंग उसे घूर कर देखता है और अपने मन में कहता है क्या ये आज रात मुझे रूम से बाहर निकलवाने के सपने देख रही है। मैं यांग यांग उसे देख कर कहते हैं क्या अब हम नीचे चल सकते हैं। जिस पर वाचिंग कहता है हाँ चल सकते हो। और फिर वो लोग नीचे आते हैं। बाकी सब लोग ऑलरेडी निकल रहे थे। वहीं वांगची और हुआलिन दोनों पहले ही कार में बैठकर निकल चुके थे। यांग यांग जो कि कार में बैठती हैं वो थोड़ा उदास थी। उसे इस तरह देखकर लिu बिंगे कहता है क्या हुआ तुम खुश नहीं हो। जिस पर यांग यांग कहती है मैं खुश हूँ, लेकिन मैं वांगची को खुद उसकी मैरिज स्टेज तक लेकर जाना चाहती थी। आखिर वो मेरा ब्रदर है। मैं फादर की आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहती थी। ये सुनकर लिu बिंगे कहता है तुम लेकर जा सकते हो। जिस पर यांग यांग कहती है क्या सच में। जिस पर वो लोग हमें सर हिलाते हैं। यांग यांग के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। वो लोग सीधा वो सब मैरिज के लिए चर्च पहुंचते हैं, जहाँ बहुत सारी कार्स खड़ी थी। चर्च भी बहुत अच्छे से डेकोरेट हो चुका था। वो लोग अंदर आते हैं, जहाँ यांग यांग अपने चैम्बर में उनको एक छोटा सा एक रूम मिला था, वहाँ जाती है। वो सीधा वांगजी के पास जाती है। वांगजी जो कि अच्छे से तैयार हो रहा था। वांगजी ने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और बहुत क्यूट भी। वांगजी के माथे पर कुछ बाल आ रहे थे। वांगजी जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनता है वो पलट कर देखता है। वांगजी के साथ अभी वैन केशिंग चूँकि वांगची को तैयार कर रहा था। दरवाजे की आवाज़ सुनकर वो भी उस तरफ देखता है। यांग यांग अंदर आती है। यांग यांग ने वाइट कलर की ड्रेस पहनी थी। उसकी और वांगची की ड्रेस बिल्कुल सेम थी। यांग यांग वैन केशिंग को देखती है और उसे वहाँ से जाने का इशारा करती है। वैन केशिंग भी वहाँ से चला जाता है। यांग यांग वांगची के पास आती है। वांगजी अपनी बहन को देखकर स्माइल करता है। फिर वो उसके पास जाता है। यांग यांग वांगजी के पास जाकर उसे हक करती है। वांगजी जैसे ही अपनी बहन को टाइटली हक करता है, वांगजी की हाइट सेम यांग यांग की तरफ ही आती थी, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं। वांगजी अपने हेड को धीरे से यांग यांग के शोल्डर पर रेस्ट करने के लिए रख देता है। यांग यांग वांगजी को टाइटली हक कर लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो वांगजी को छोड़ना बिल्कुल ना चाहती हो। यांग यांग वांगजी को हक करके कहती है क्या तुम खुश हो इससे। जिस पर वांगजी खुशी से कहता है मैं बहुत खुश हूँ। जिस पर यांग यांग वांगजी के फेस को अपने हाथों में पकड़ कर कहती है वांगजी तुम्हें अगर कभी भी ये लगे कि तुम्हारा ये फैसला गलत है तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे लिए है। इस दुनिया में कोई भी तुम्हारी साइड हो या ना हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूँगी। ये सुनकर वांगजी को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है। इसकी पास्ट लाइफ में ये वर्ड्स यांग यांग ने कभी नहीं कहे, क्योंकि इतने टाइम तक वो और यांग यांग साथ रहे ही नहीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ ऐसे चेंज होगी। यांग जी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसने ये सपना देखा था कि काश यांग यांग उसकी शादी इस तरीके से कराती विंग से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा था काश विंग उससे प्यार करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो भी सिर्फ उसकी बेवकूफ़ी की वजह से। लेकिन आज यांग यांग उसकी लाइफ में है।
विंग उसकी लाइफ में है, उसकी लाइफ उस तरीके की है जैसे उसने सोची थी। उसका ड्रीम वर्ल्ड आज कंप्लीट हो रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू देखकर यांग यांग उसे हक करके कहती है, वांग जी क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो? तुम मुझे बताओ, बस तुम एक बार कह दो, मैं कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं होने दूंगी। जो सुनकर वांग जी अपनी बहन को टाइटली हक करके कहता है, मैं बहुत खुश हूँ दी। बस मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं कभी इतना ब्यूटीफुल मोमेंट देख पाऊँगा। जो सुनकर यांग यांग वांग जी को हक करती है। वांग जी धीरे से कहता है, मुझे मदर फादर की याद आ रही है। जो सुनती ही यांग यांग की आंखें बंद हो जाती हैं। यांग यांग उसे और भी टाइटली अपने सीने से लगा लेती है। वांग जी उसे हक करके कहता है, जब भी आप मेरे पास होती हो मुझे ऐसा लगता है मेरे पास मदर और फादर दोनों हैं। आपने हमेशा मुझे उन दोनों का प्यार दिया है। वांग जी कभी भी अकेला नहीं रहा, आप हमेशा वांग जी के साथ थी। और वांग जी गॉड से हमेशा एक ही चीज़ प्रे करता है कि आप हमेशा वांग जी के साथ रहो। वांग जी को किसी का साथ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए। और ये बोलते ही वांग जी अपनी बहन को और भी टाइटली हक कर लेता है। यांग यांग भी वांग जी को बहुत टाइटली हक करती है। तभी यांग यांग की आंखों से कुछ आंसू की बूंदें वांग जी की शर्ट पर गिर जाती हैं। शायद अपने मदर फादर की डेथ के बाद फर्स्ट टाइम था जो वो रो रही थी। फर्स्ट टाइम उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में दर्द था। और ये आंसू अपने भाई के लिए थे। यांग यांग बहुत टाइटली वांग जी को हक करती है। वांग जी अपनी बहन की बाहों में कुछ टाइम तक ऐसे ही रहता है। फिर वांग जी थोड़ा अलग होता है, अपनी बहन की आंखें देखता है जो कि हल्की नम थी। वो उन आंसुओं को साफ करता है और अपनी बहन के फेस को अपने हाथों में भर कर कहता है, जी मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली आपने खुद को एक चांस दिया। हर कोई सेकंड चांस डिज़र्व करता है, आप भी डिज़र्व करती हो। ये सुनकर यांग यांग के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है, जो देखकर वांग जी अपनी बहन के गाल पर किस करके कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। जो सुनकर यांग यांग भी वांग जी के फॉरहेड पर किस करके कहते हैं, आई लव यू टू। जो सुनकर वांग जी उसे और भी टाइटली हक करके कहता है, मैं शादी के बाद आपके साथ ही रहूँगा। ये सुनकर यांग हल्का हंसकर कहती है और विंग, जिस पर वांग जी कहते हैं वो भी हमारे साथ रह लेगा। फिर वांग जी अपने फेस को उठाकर कहता है कि हम दोनों आपके पास रह सकते हैं। जिस पर यांग यांग कहते हैं, ये भी कोई पूछने की चीज़ है, तुम रह सकते हो, वो घर भी तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारी हूँ। ये सुनकर वांग जी अपनी बहन को और भी टाइटली हक करता है। यांग यांग इससे हल्का सा हंसती है। वांग जी अपनी बहन की हंसने की आवाज़ सुनकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ये बहुत शायद वांग जी ने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अपनी बहन की आंखों में आंसू और उसकी हंसने की आवाज़ सुनी थी, क्योंकि यांग यांग कभी नहीं हंसती। वांग जी अपनी नज़रें उठाकर यांग यांग को देखता है और उसके फेस पर वही स्माइल फिर से आ जाती है। वांग जी खुद से कहता है, थैंक यू गॉड, थैंक यू मुझे सेकंड चांस देने के लिए, मुझे इतनी हैप्पीनेस देने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये बोलते हुए वांग जी बहुत खुश था। यांग यांग उसकी आंखों में वो चमक देख सकती थी, उसके भाई की खुशी देखकर उससे भी बहुत खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था उसके दिल पर से कोई बहुत बड़ा पत्थर हट गया हो। अगर इतने सालों बाद उसने अपने मदर फादर से क्या प्रॉमिस पूरा किया है। वांग जी को बहुत अच्छी परवरिश दी है उसने वांग जी को एक बेस्ट लाइफ दी है, उसने वांग जी को हर खुशी दी है। वांग जी जो डिज़र्व करता था उसने उसे हर एक चीज़ प्रोवाइड की है। वांग जी को उसकी लाइफ में हर एक चीज़, हर एक हैप्पीनेस, हर एक चीज़ मिली है। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। अभी दरवाजे पर नॉक होती है। यांग यांग कहती है, अंदर आ सकते हो। जो सुनकर दरवाजे पर वॉचिंग आता है और वो देख कर कहता है, वैसे मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, पर मैरिज का टाइम हो चुका है तो चले। जिस पर यांग कहती हूँ ठीक है। जिस पर हाजिन कहता है, हॉलन और विंग तुम दोनों का वेट कर रहे हैं स्टेज पर। जो सुनकर यांग यांग स्माइल करती है, वांग जी का हाथ पकड़ती है। वांग जी ये देखकर कहता है, क्या आप मुझे स्टेज तक लेकर जाएंगे? जिस पर यांग यांग कहते हैं, मैं अपने भाई को स्टेज तक लेकर जाऊंगी। जो सुनकर वांग जी बहुत खुश होता है और वो अपनी बहन का हाथ बहुत टाइटली पकड़ लेता है। ये देखकर यांग यांग कहती है, क्या तुम अपना हाथ विंग को नहीं देना चाहते? जो सुनकर वांग जी थोड़ा ढीला हाथ पकड़ता है। ये देखकर यांग यांग उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है और फिर वो और वांग जी दोनों
स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। वांग जी और यांग यांग जैसे ही स्टेज पर आते हैं वहीं उनकी नज़र सामने जाती है, जहां वांग जी विंग को देखता है। विंग जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल एक मास्टरपीस। वांग जी विंग को बस देखता रह जाता है और उसकी नज़रें विंग पर लॉक हो चुकी थी। वो तो ये भूल ही गया था कि वो अपनी बहन के साथ चल रहा है। वहीं यांग यांग जो कि हॉलन को देख रही थी, उसकी नज़रें भी उस पर लॉक हो चुकी थी, क्योंकि हॉलन लिटरली बहुत गॉर्जियस लग रही थी। यांग यांग जो कि हॉलन को देख रही थी, लोगों की तालियों की आवाज़ से दोनों बहन भाई अपने होश में आते हैं। यांग यांग विंग वांग जी की तरफ देखती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, ब्लश कर रहा था। वहीं उसे ब्लश करता देखकर यांग यांग स्माइल करती है और वो वांग जी के को पहले विंग के पास लेकर जाती है। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो स्माइल करता है। वहीं यांग यांग वांग जी के पास यांग यांग विंग के पास वांग जी को लेकर जाती है। विंग अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन यांग यांग वांग जी का हाथ नहीं छोड़ती। ये देखकर विंग यांग यांग की तरफ देखता है, जिस पर यांग यांग कहती है, मैं अपने भाई का हाथ तुम्हें दे रही हूँ, तो ध्यान रखना, इसे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जो सुनकर विंग कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। जो सुनकर यांग यांग विंग की तरफ देखती है और फिर वो धीरे से वांग जी का हाथ विंग के हाथ में देने लगती है। वहीं वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि यांग यांग उसका हाथ छोड़ रही है, वांग जी को पता नहीं क्या होता है, वो फिर से यांग यांग का हाथ पकड़ लेता है। ये देख कर सब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। नहीं, विंग यांग यांग की तरफ देखता है, यांग यांग विंग की तरफ देखती है। वहीं वांग जी अपनी बहन को देखते हैं। वो दोनों फिर वांग जी को देखते हैं। वांग जी की आंखें नम हो जाती हैं। ये देखकर यांग यांग उसके फेस को अपने हाथ में लेकर कहती है, वांग जी क्या हुआ? जिस पर वांग जी अपने बहन को हक करके कहता है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। ये सुनकर यांग यांग कहती है, तो मैंने कहा ना कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा रहे, तुम और विंग दोनों लैंड मैंशन में ही रहोगे। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर वांग जी कहता है कि सच में? जिस पर विंग कहता है, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो लैंड मेंशन रहने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है। फिर यांग यांग वांग जी की तरफ देख कर कहते हैं, अब तुम खुश हो? जिस पर वांग जी खुशी से हाँ में सर हिलाता है। यांग यांग अपना यानी कि वांग जी का हाथ विंग के हाथ में देती है और उसे देखकर वांग जी विंग के साइड में खड़ा हो जाता है। तभी यांग यांग की तरफ एक हाथ आता है। यांग यांग अपनी नज़रें उठाकर देखते हैं तो ये हॉलन थी, जो कि अपना हाथ यांग यांग को देती है। ये देखकर यांग यांग स्माइल करती है और हॉलन का हाथ पकड़कर उसके साइड में आकर खड़े हो जाते हैं। फिर हॉलन कहती है, तुम्हारी वजह से मेरे गगा मुझे यहाँ तक नहीं छोड़ पाए। ये सुनकर हॉलन कहती है, क्यों? इस पर यांग यांग कहती है, क्यों? जिस पर हॉलन कहती है, क्योंकि तुम अपने भाई को लेने गई थी और इसलिए मुझे तुम्हारा यहाँ वेट करना था। जो सुनकर यांग यांग उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारा भाई ऑलरेडी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे चुका है। यह सुनकर हॉलन स्माइल करती है। फिर प्रिस्ट जो कि वहाँ खड़ा था वो उनकी वेडिंग वाउस बोलता है। वो लोग उन्हें ओबे करते हैं। जब प्रिस्ट उनसे पूछता है, क्या आप इन्हें एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? जिस पर वांग जी खुशी से कहता है, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जिस पर प्रिस्ट विंग से पूछता है, क्या आप मिस्टर लान वांग जी को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? जो सुनकर विंग कहता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर वांग जी भी स्माइल करते हैं। तभी प्रिस्ट यांग यांग और हॉलन के पास जाता है। वो हॉलन से पूछता है, क्या आप लान यांग को एज अ वाइफ एक्सेप्ट करती हैं? जिस पर हॉलन कहती है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। फिर वो वो यांग यांग से पूछता है, क्या आप हॉलन को एज अ वाइफ एक्सेप्ट करती हैं? जिस पर यांग यांग हॉलन की तरफ देखती है। हॉलन थोड़ा डर जाती है, क्योंकि उसे लगा था यांग यांग ना बोलेगी, लेकिन यांग यांग धीरे से कहती है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ये सुनकर सब लोग खुशी से तालियां बजाते हैं। उन्हें रिंग दी जाती है, जो एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को पहनाते हैं। फिर प्रिस्ट कहता है, आप लोगों की मैरिज कंप्लीट हुई है, अभी आप लोग एक दूसरे को किस करके अपनी मैरिज को लॉक कीजिए। ये सुनकर सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं, हुटिंग करने लगते हैं। वहीं सब लोग उन्हें किस करने के लिए कह रहे थे। सब लोग काफ़ी खुश थे। वहीं हॉलिन जो कि इतनी जल्दी ब्लश नहीं करती, अब वो ब्लश कर रही थी। ये देखकर यांग यांग स्माइल करती है।
फिर वो हॉलन के पास जाती है। ये देखकर हॉलन कहती है मैं तुम्हें किस करूँगी। ये सुनकर यांग कहती है तुम कर सकती हो। जो सुनकर यांग अपने फेस को हॉलन के फेस के करीब लाती है। हॉलन अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेती है। ये देखकर यांग स्माइल करती है। फिर वो हॉलन का फेस पकड़ती है और उसके फरहद पर किस करती है। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, विंग थोड़ा सा वांग जी को उसकी वेस्ट से पकड़कर अपने करीब करता है। वांग जी स्माइल करता है। विंग धीरे से उसके फॉरहेड पर किस करता है और यही इससे उनकी मैरिज वहीं लॉक हो जाती है। तभी वांग विंग नीचे झुकता है और वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। यह देखकर सब लोग होटिंग करते हैं। तभी यांग पलट कर देखती है और जब वो देखती है कि विंग वांग जी को किस कर रहा है, यांग जो कि उनकी तरफ देख रही थी, हॉलन उसका फेस को अपनी तरफ घुमा लेती है और उसकी तरफ देख कर कहती है अपने ब्रदर को ऐसे घूरना बंद करो। इस पर यांग उसकी तरफ देखती है। हॉलन उसके हाथ को पकड़ लेती है। वहीं यांग भी उसके हाथ को पकड़ लेती है। वो लोग फिर स्टेज से नीचे आने लगते हैं। वहीं वांग जी और विंग भी फिर एक दूसरे को किस ब्रेक करते हैं और वो भी स्टेज से नीचे आते हैं। वांग जी काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था, उसका फेस बिल्कुल रेड हो चुका था। सब लोग हूटिंग कर रहे थे और फिर सब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। और अब उनका घर वापस जाने का समय था। वहाँ पर एक छोटी सी पार्टी भी रखी गई थी जिसे वो लोग एंजॉय करते हैं। पार्टी ख़त्म होते होते रात के 10 बज जाते हैं। वो लोग फिर घर जाने के लिए तैयार होते हैं। वाचिंग और शीलियन, वाचिंग तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, वो तो रोने ही लगता है। अपनी बहन को जाता देखकर शीलियन उसे संभालता है। फिर वो लोग उन्हें कार तक छोड़कर आते हैं। यांग और हॉलन कार की तरफ जाने लगते हैं। वहीं वांग जी वो तो बिल्कुल भी सैड नहीं था और ना ही विंग। वांग जी तो इसलिए सैड नहीं था क्योंकि उसे पता था वो तो लैंड मेंशन में ही रहेगा, अपनी बहन से मिलता रहेगा। और ये वो दोनों भी कार में बैठ जाते हैं। उन लोगों की कार सीधा लैंड मेंशन की तरफ जाने लगती है और उनकी कार वहीं लैंड मेंशन के सामने रुकती है। यांग जैसे ही कार से बाहर आती है वो देखती है विंग और वांग जी की कार उनके साथ नहीं है। ये देखकर यांग की बहुत इकट्ठी हो जाती है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो फ़ोन का मैसेज ऑन करती है जहाँ विंग ने उसे लिखा हुआ था आज मैं अपने हस्बैंड को अपने घर लेकर जा रहा हूँ, हम 1 हफ्ते बाद शिफ्ट करेंगे लैंड मेंशन में, इसलिए 1 हफ्ते तक तुम अपनी वाइफ के साथ इंजॉय करो, हमें डिस्टर्ब मत करना। ये मैसेज देखकर यांग धीरे से कहती है ये विभूषण, हाँ ये मेरे भाई को अपने साथ ले गया। तभी वांग जी को फ़ोन करने वाली थी कि तभी हॉलन उसका फ़ोन लेकर कहती है तुम उन्हें परेशान क्यों कर रही हो। जिस पर यांग कहती है वो वी मेंशन गए हैं। जिस पर हॉलन उसके हाथ को पकड़ कर कहते हैं तो क्या हुआ, उन्हें भी अपनी लाइफ इंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए, तुम इस तरीके से उन्हें परेशान नहीं कर सकते, वो मैरिड हैं। जो सुनकर यांग उसकी तरफ देखते हैं। हॉलन उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते हैं, कहते हैं चलो हम यहाँ से अंदर चलते हैं। जिस पर यांग गहरी सांस लेती है और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ उनका घर काफ़ी अच्छे से डेकोरेट था और वो लोग अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। यांग जो कि उसे ये कहती है कि वो किसी से फ़ोन पर बात करने के लिए जा रही है। यांग अपना फ़ोन लेकर साइड में चली जाती है, वो किसी से बात करती है। वहीं हॉलन यांग के रूम में जाती है जहाँ रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था जो कि उनकी वेडिंग नाइट के लिए किया गया था। यांग जो कि फ़ोन पर बात कर रही थी, हॉलन जैसे ही रूम को देखती है उसे उसके पेट में बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज उड़ने लगती है, उसे गुदगुदी हो रही थी। यांग वो सोच भी नहीं सकती कि यांग आज उन दोनों की ये वेडिंग नाइट कैसी होगी। हॉलन सीधा बेड के पास जाती है, वो अपनी ड्रेस को देखती है, वो सोचती है कि वो ड्रेस चेंज करे या ना करे। वो अपने मन में कहती है वैसे चेंज करने का फ़ायदा क्या, जब आज रात मैं कुछ भी पहनूं वो मेरी बॉडी पर रहेगा ही नहीं। और ये सोचकर वो बेड पर बैठ जाती है। वो यांग का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद यांग दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है, लेकिन जैसे ही और रूम की डेकोरेशन देखती है यांग अपने मन में कहती है सीरियसली इन लोगों ने सच में पूरे वेडिंग नाइट का रूम सजा कर रखा है। फिर वो हॉलन की तरफ देखती है जो कि बेड पर बैठकर उसका वेट कर रही थी और उसे सिर्फ देखे जा रही थी एकटक। ये देखकर यांग गल्प करके कहती है
ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, या जैसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। आज उसे फर्स्ट टाइम वेडिंग नाइट से डर लग रहा था। वो थोड़ी नर्वस हो चुकी थी। वो अपने हाथ में अपने फ़ोन को लेकर मन में कहती है, लगता है मुझे आज स्टडी रूम में ही रात गुजारनी पड़ेगी। वो जैसे ही पलट कर जाने लगती है, और जल्दी से बेड से उठती है और यांग का हाथ पकड़ कर कहती है, कहाँ जा रही हो तुम? जिस पर यांग कहती है, वो मुझे लगता है मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मैं आती हूँ। और ये बोलकर वो जाने लगती, तभी वालिन उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है। ये देखकर यांग यांग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो वालिन की तरफ देखते हैं, जिस पर वालिन कहती है, उसके करीब आते हुए कहती हैं, कहाँ जाने का इरादा है तुम्हारा? हाँ, आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम भागने का प्लान कर रही हो। बिल्कुल नहीं, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। आज हम अपनी वेडिंग नाइट पूरी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। यह सुनकर यांग यांग डरते हुए कहती है कि क्या करना चाहती हो तुम? जिस पर वालिन कहती है, वही जो दो मैरिड कपल रात को करते हैं। जिस पर यांग यांग कहती है, अच्छे बच्चों की तरह ना रात को सोना चाहिए। जिस पर वालिन कहती है, सोना है मुझे तुम्हारे साथ। जिस पर यांग यांग उसे देख कर कहती है, तुम क्या सोच रही हो? जिस पर वालिन कहती है, वैसे मुझे याद है दोपहर में कोई शेर बन रहा था, अब क्या हुआ? जो सुनकर यांग कहती है, हे तो तुम ऐसे नहीं कर सकती। और ये सुनते ही वो पीछे टकरा जाती है, क्योंकि पीछे जाने के लिए जगह ही नहीं बची थी। वो सीधा दीवार से लग चुकी थी। हॉलिन अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रखती है और उसके फेस के करीब आकर कहती है, कहाँ भागने का इरादा है? हाँ, कब बचकर जाओगी? अब तुम चाहकर भी मुझसे नहीं बच सकती, क्योंकि तुम और मैं लाइफ टाइम के लिए लॉक हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। और ये बोलकर वो यांग के लिप्स के करीब जाती है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेती है। वो उसे किस करने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पहले तो यांग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे रिस्पॉन्स देने लगती है। वो अपने हाथ को धीरे से वालिन की वेस्ट में रैप करती है, उसे अपने करीब कर लेती है। वालिन भी यांग के और करीब चली जाती है। वो उसे और भी डीपली किस कर रही थी, उसे किस वालिन कर रही थी और यांग बस उसे सपोर्ट कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं, जिसकी आवाज़ें इस रूम में गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ विंग और वांग जी, जो कि अभी अपने घर पर थे, यानी कि वी मेंशन वांग जी, जो कि विंग का वेट कर रहा था अपने रूम में बैठकर। विंग का रूम था जो कि बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था, और ये रूम खुद विंग ने डेकोरेट करवाया था। रूम जो कि ब्लैक कलर के थीम से डेकोरेट था। हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुश था उस रूम को देखकर, मगर इतना ब्यूटीफुल जो लग रहा था। हर जगह रोज़ पेटल्स लगे हुए थे, बिखरे हुए थे। बेड पर भी वांग जी, जो कि अपने आराम से पसर कर बेड पर बैठा हुआ था, उसके हाथ पैर इधर उधर फैले हुए थे। तभी कोई उसके ऊपर आता है। वांग जी चौंक कर देखता है, क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो अपनी आंखें खोल कर देखता है तो विंग उसके ऊपर था, और विंग ने अपनी शर्ट के सारे बटन्स खोल रखे थे। ये देखकर वांग जी थोड़ा हकलाते कहता, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? इस पर विंग वांग जी की चिन को ऊपर उठाकर कहते हैं, बेबी आज हमारी वेडिंग नाइट है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँगा? और हाँ, सोने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि आज रात तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। जो सुनकर वांग जी कहता है विंग, जिस पर विंग कहता है, क्या मैंने कितना वेट किया है इसके लिए, और तुम क्या चाहते हो कि मैं इसे वेस्ट कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलकर वो वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी भी उसके किस का रिस्पॉन्स करता है। विंग उसे किस करते करते अपने एक हाथ से उसकी शर्ट के बटन्स, उसके कपड़े रिमूव करने लगता है। वो वांग जी के शर्ट के बटन्स खोलता है, उसे उसकी वेस्ट से उठाता है, थोड़ा सा लेफ्ट करता है, ऊपर उठाता है, उसकी शर्ट को उसकी बॉडी से अलग करके दूर फेंक देता है। वो तो शर्ट को बेड के आसपास भी नहीं फेंकता, कहीं वांग जी रात को पहन ना ले। और वहीं वो फिर वांग जी को फिर से बेड पर लेटाता है। विंग अपनी भी शर्ट निकाल कर फेंक देता है। वो दोनों अभी नेकेड थे, वो भी बेड पर। विंग अपने एक हाथ से वांग जी के बॉडी को टच करने लगता है, उसके वेस्ट, उसकी बॉडी, उसकी स्किन, हर चीज़ को बहुत ही डेलिकेटली टच कर रहा था। वहीं वांग जी जिसे फील होता है कि विंग उसे टच कर रहा है, वांग जी की पूरी बॉडी में गूज़बम्स आने लगते हैं। वांग जी को अपने
अपने स्टमक में बटरफ्लाइज फील हो रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो चुका था। विंग उसे धीरे धीरे रफली और भी हार्डली किस कर रहा था। वांग जी जो कि इस किस से पूरी तरीके से mesmerize हो चुका था, मदहोश हो चुका था। विंग देखता है कि वांग जी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो धीरे से किस ब्रेक करता है और वांग जी हाफने लगता है। उसके माउथ में दोनों का सलाइवा था। वांग जी को इस तरीके से देखकर विंग की आंखों में डिज़ायर और भी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। विंग वांग जी के नेक पर, उसके चेस्ट पर हर जगह किस, बाइट, सक, लिकिंग सब कुछ कर रहा था। और विंग जो कि ये कर रहा था, वांग जी से मौन करता है। वांग जी की मौन करने की साउंड विंग को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रही थी। और विंग इस चीज़ से और भी ज़्यादा वांग जी के साथ रफ और हार्श हो रहा था। हालांकि विंग सॉफ्ट होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी की हर एक वॉइस, हर एक मौन विंग को और भी ज़्यादा हार्ड होने के लिए मजबूर कर रहे थे। विंग अपने हाथ को वांग जी की पैंट्स पर रखता है और उसे धीरे से निकाल देता है। वो वांग जी को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसकी नज़रें एक जगह जाकर रुक जाती हैं। और विंग जहाँ देख रहा था, वांग जी उस हिस्से को कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बेचारे हाथ, जो कि विंग अपने एक ही हाथ से उसके दोनों हाथों को उसके सर के पीछे लॉक कर देता है और वो वांग जी के पैरों के बीच आ जाता है। वांग जी के बॉडी पर सिर्फ एक कपड़ा था और विंग उसे भी बेरहमी से उससे अलग करता है और फिर वो अपनी पैंट्स को भी निकालता है और अपने आप को पूरी तरीके से नेकेड कर देता है। और विंग के ऊपर विंग वांग जी को देखता है, जो कि उसके नीचे था। वो वांग जी को बहुत ज़्यादा हंग्रीली देख रहा था, जैसे कि कोई बीस्ट अपने खाने को देख रहा हो। और वांग जी को तो गूज़बम्प आ रहे थे विंग का ये रूप देखकर। वांग जी धीरे से कहता है, विंग प्लीज़ जेंटल रहना। जिस पर विंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूँगा लान वांग जी, मुझे पता है ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है और डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हार्ड या हार्श नहीं होऊंगा। ये सुनकर वांग जी चैन की सांस लेता है कि कम से कम विंग उसके साथ जेंटल तो रहेगा। वहीं विंग धीरे से अपने आप को वांग जी के अंदर एंटर करता है और वांग जी इसे बहुत पेन होता है क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम था। वांग जी के मुंह से चीख निकलते हैं। विंग उसे किस करता है ताकि वांग जी को पेन थोड़ा कम हो, वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। फिर विंग और वांग जी दोनों इंटीमेट होते हैं। उनकी लव मेकिंग की साउंड पूरे रूम में सुनाई दे रही थी। बेड, उसका तो बेचारे का बहुत बुरा हाल था। उसका तो पूरा मैस बन चुका था। बेड पर एक भी पिलो नहीं था क्योंकि सारे पिलो विंग ने पता नहीं कहाँ फेंके और उन्होंने उस पूरे रूम में लव मेकिंग किया। विंग ने जो कहा था कि वो जेंटल रहेगा, इस बात पर वो सिर्फ 5 मिनट टिका। उसके बाद विंग अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका था और वांग जी विंग से बस रिक्वेस्ट कर रहा था कि विंग उसे छोड़ दे। विंग थोड़ा तो उस पर रहम दिखाए, थोड़ा तो स्लो हो जाए, लेकिन विंग ने उसकी एक बात नहीं सुनी। विंग तो जैसे सुन ही नहीं रहा था, वो तो प्लेजर में पूरी तरीके से क्रेजी हो चुका था। वो वांग जी को पूरी रात नहीं छोड़ता और वांग जी विंग के इस प्यार को पूरी तरीके से महसूस करता है। अभी सुबह के 4 बज रहे थे और विंग जो कि अभी भी वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा था। वांग जी को अब अपने अंदर फिर से एक वार्म फीलिंग होती है और विंग धड़ाम से उसके ऊपर गिर जाता है। विंग थक चुका था पसीने से, उसकी पूरी बॉडी पर पसीना ही पसीना था। उसकी बॉडी पर नाखूनों के निशान थे, स्क्रैचेस के निशान थे, जो कि ऑफकोर्स वांग जी की देन थी, जो कि रात में उसने विंग को ऐसा गिफ्ट दिया था। और वांग जी की बॉडी पर भी बाइट मार्क्स थे जो कि विंग ने उसे दिए थे, उसका गिफ्ट, वेडिंग नाइट का गिफ्ट। और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर थक कर सो चुके थे। दोनों की ही नाइट बहुत ज़्यादा रोमांटिक और एक्साइटिंग थी। वहीं दूसरी तरफ यांग और हुआलिन, उनकी रात कैसी थी? यांग जो कि अभी बेड पर सो रही थी, हुआलिन जो कि उसके नीचे थी और वो पूरी तरीके से थक चुकी थी और वो अपनी आंखें खोले हुए थी। वो ऐसा नहीं था कि वो थकी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन वो सो इसलिए नहीं पा रही थी क्योंकि यांग उसके ऊपर सो रही थी। वो धीरे से यांग को
अपने ऊपर से हटाती है। यांग आराम से नीचे दूसरी तरफ लेट जाती है, लेकिन वो हॉलिन को पकड़कर अपने और भी करीब कर लेती है। हॉलिन उसकी तरफ देखती है जहाँ यांग अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देख रही थी। देखकर हॉलिन कहती है गुड मॉर्निंग। जो सुनकर यांग उसके बालों में अपनी उंगलियां फैला कर कहती है गुड मॉर्निंग। फिर वो उसके फॉरहेड पर किस करती है। हॉलिन उसके नेक में अपने फेस को रब करके कहती है तुम सच में बहुत बुरी हो। मुझे लगा था रात को मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रही हूँ, लेकिन एक किसके बाद मुझे पता चला कि ओरिजिनल बीस्ट को जगाना किसे कहते हैं। जो सुनकर यांग हल्का सा स्माइल करके कहती है तो मैंने कहा था ना कि मैं सीधा स्टडी रूम में चली जाती हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें वेडिंग नाइट स्पेंड करनी थी। तो बताओ कैसी रही तुम्हारी वेडिंग नाइट। ये सुनकर हॉलिन अपने फेस को यांग की गर्दन में छुपा कर कहती है प्लीज़ याद मत दिलाओ मुझे। ये सुनकर यांग हंसने लगती है। वही हॉलिन उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर यांग के फेस की तरफ देखती है। यांग काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी और सूरज की रोशनी उसके फेस पर आ रही थी। ये देखकर हॉलिन उठती है और उसकी लिप्स पर किस करके कहती है आई लव यू। जो सुनकर यांग उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहते हैं आई लव यू टू। और ये बोलकर वो उसे अपने ऊपर फिर से गिरा लेती हैं और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। यांग उसे थोड़ी देर तक ऐसे ही रखती है। जब हॉलिन सो जाती है यांग उसे अपने से थोड़ा अलग करती है और फिर वो बेड से उठ जाती है। यांग नहाती है, तैयार होती है, कपड़े चेंज करती है क्योंकि उसे काम भी करना था। वो सारा दिन तो बेड पर नहीं सो सकती, आखिर उसे इतनी बड़ी कंपनी जो हैंडल करनी होती है। यांग तैयार होकर नीचे आती है जहाँ सर्वेंट्स अपना काम कर रहे थे। तभी एक सर्वेंट यांग से कहती है मैम क्या हम आपका रूम क्लीन कर दें। जो सुनकर यांग उसकी तरफ अपनी तिरछी आंखों से देखते हैं और कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। फिर यांग अपना नाश्ता करती है और एक प्लेट में नाश्ता लेकर वो अपने रूम में जाती है जहाँ हॉलिन अभी भी बेड पर सो रही थी। यांग बेड की हालत देखती है, पूरे रूम की हालत देखती है जहाँ पूरे रूम का सामान इधर से उधर था क्योंकि उन्होंने पूरे रूम में लव मेकिंग की थी और पूरा रूम तहस महस हो चुका था। तो यांग को वो हॉलिन को देखती है जो कि बेड पर थकी हारी हालत में थी। वो हॉलिन को उठाती है और जैसे ही वो उसे अपने आर्म्स में कैरी करते हैं उसकी नज़रें उसकी बॉडी पर जाती हैं और यांग अपने सर को ज़ोर से हिलाती और कहती है नहीं अभी वो थकी हुई है, मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। यांग उसे लेकर जाती है, नहलाती है अच्छे से और फिर उसे उठाकर फिर से रूम में लेकर आती है। उसे सोफे पर बैठाती है क्योंकि बेड तो अच्छी सी हालत में नहीं था। यांग बेडशीट चेंज करती है और फिर वो हॉलिन को बेड पर लेटाती है। हॉलिन ने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली, हालांकि उसे पानी में लिटाया गया था तब उसने ज़रूर अपनी आंखें खोली थी, लेकिन अभी वो बिल्कुल भी अपनी आंखें नहीं खोलने वाली थी। यांग उसके लिए कपड़े लेकर आती है, उसे कपड़े पहनाती है और फिर उसे उठाती है और उससे कहती है चलो पहले तुम कुछ खा लो। इस पर हॉलिन उसे देख कर कहते हैं मुझे भूख नहीं है। जो सुनकर यांग कहते हो चुपचाप कुछ खाओ वरना मैं तुम्हें खाना शुरू कर दूंगी। जो सुनकर हॉलिन उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके कहती है तुम मुझे डरा रही हो। जिस पर यांग कहते हो डरना चाहिए तुम्हें। जो सुनकर हॉलिन बस पाउट बनाती है और फिर वो चुपचाप खाना खाती है और फिर वापस से सो जाती है और वो भी पेन किलर लेकर क्योंकि उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। वही तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें।